हेलो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो आज हमने डिस्कस करनी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज़ हो जाना, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज़ आ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें इसकी जनरल डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये दोनों आपस में इक्वलाइज हो जाते हैं तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि उस लिक्विड का वो बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मेरे पास दो बीकर हैं। एक बीकर में मैंने लिया है प्योर वाटर, ठीक है। तो इसमें है प्योर वाटर H2O, जिसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लियर है बेटा? तो इसको मैंने हीट करना शुरू किया तो मैंने देखा ये 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करना शुरू कर गया। फिर मैंने यही वाटर लिया, सेम अमाउंट, सेम बीकर, तो उसमें मैंने सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया, बट साथ में मैंने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अभी ये एक सोल्यूशन है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का वाटर में। क्लियर हो रही है बात? तो अभी मैंने नोटिस किया कि इसका टेम्परेचर जो है वो है 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो ये टेम्परेचर है इसको हम बोलते हैं TB नॉट। नॉट हमेशा हम लगाते हैं सॉल्वेंट के साथ, और जो सॉल्यूशन बना है उसका हम लेते हैं TB। तो अगर मैंने डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं TB को TB से TB नॉट को माइनस कर दूँगा। ठीक है, और ये जो एक क्वांटिटी आएगी डेल्टा TB, जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जो इंक्रीज़ हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, उसे हम बोलते हैं डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों? ये तो हो गया, अभी ये हमारा इंक्रीज़ हुआ है सॉल्वेंट का, हमने ले लिया बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसमें हमने एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, उसका टेम्परेचर ले लिया, उसका डिफरेंस जो है उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी हो क्या रहा है, जब भी हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। वो क्यों डिक्रीज़ कर जाता है? सपोज़ करिए ये एक लेयर है मॉलिक्यूल्स की, अपर लेयर है, यहाँ पर ये लेयर है। ठीक है, उसको मैं बड़ा करके यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो ये लेयर है मॉलिक्यूल्स की। जब हम हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल जो है वो वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी हमने क्या करा, इसमें हमने डाल दिया कुछ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। तो यहाँ पर अपर सरफेस में जहाँ से वेपर्स बनने थे, वहाँ कुछ जो जगह थी उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करके सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, तो अपर लेयर में होने की वजह से जब हम हीट करते हैं तो नंबर ऑफ़ वेपर्स डिक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि लेयर में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम है। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो उसकी वजह से नंबर ऑफ़ वेपर्स भी कम इनके डेवलप होंगे। तो अगर नंबर ऑफ़ वेपर्स कम हो रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ़ वेपर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, तो जितने ज़्यादा वेपर जो होंगे, इसको हम दूसरी तरह से लिख लेते हैं, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ वेपर्स। ठीक है, जितने ज़्यादा वेपर्स होंगे उतना जो है वेपर प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा। और बॉइलिंग पॉइंट का इससे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली रिलेशन प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। तो जितना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा उतना बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज़ होता जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपर लेयर में जो सबसे ऊपर लेयर है उसमें सल्यूट के पार्टिकल आ जाने की वजह से, नॉन वॉलेटाइल सल्यूट के पार्टिकल आ जाने की वजह से वेपर, नंबर ऑफ वेपर्स डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, नॉन वॉलेटाइल जिसके वेपर्स नहीं बनते, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं, तो उस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज कर जाता है। और ये जो राइज है टेम्परेचर में, इसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से, ठीक है। तो इसका हम एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकती है इसकी। तो अगर हम एक इसका ग्राफ प्लॉट करें तो एक सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा इसका। इस तरफ हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं टेम्परेचर, जो इस तरफ इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पर एक मैं जो डॉटेड लाइन यहाँ पर शो कर रहा हूँ, यहाँ पर ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो यहाँ पर हमें दो कर्व्स जो हैं वो नज़र आएंगी। दिस इज द फर्स्ट कर्व एंड दिस वन इज द सेकंड कर्व। तो जो फर्स्ट कर्व है ये है हमारे सॉल्वेंट की कर्व, और जो सेकंड है वो है सॉल्यूशन की कर्व। क्लियर है बेटा? तो इसको हमने नाम दे दिया, फर्स्ट कर्व को दे दिया हमने ए, बी, यहाँ से सी एंड डी। क्लियर हो रही है बात? तो अब हम देख रहे हैं इसके टेम्परेचर, यहाँ पे हम नोटिस करेंगे। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पर जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वलाइज हो रही है, तो और वहाँ से अगर हम एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करें, पहले इसको हम डॉटेड को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दूँ। यहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन हम इस पॉइंट से यहाँ तक नोट करें तो हमारे पास दो टेम्परेचर आ जाएंगे। एक टेम्परेचर हमारे पास होगा फॉर द सॉल्यूशन, एंड दूसरा टेम्परेचर होगा हमारे लिए जो है वो किस चीज़ का आ जाएगा, सॉल्वेंट के लिए। तो जो सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर आ रहा है उसके नीचे हम लिख देंगे टी बी नॉट, और जो सोल्यूशन की कर्व के लिए टेम्परेचर आ रहा है वो हमारा हो जाएगा टी बी, और इन दोनों टेम्परेचर्स का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डेल्टा टी बी, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा? तो नेक्स्ट इसके बारे में जो हमने पढ़ना है वो है इसकी एक्सप्रेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, जिसके बेस पे हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आती हैं। तो बहुत सिंपल सा एक इसका फॉर्मूला है, उसकी डेरिवेशन भी है तो वो हम कर लेंगे, वैसे वो एग्ज़ाम में नहीं आती, तो जस्ट फॉर द नॉलेज, सेक ऑफ द नॉलेज। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टी बी इज़ इक्वल टू के बी इंटू एम। हियर इज के बी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। जो स्मॉल एम है ये आपको पता है ये क्या होती है, मोलैलिटी। क्लियर है? तो इसकी एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। क्लियर है बेटा? तो अभी इसको हम ड्राइव कैसे करते हैं, तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है पर कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, जितने भी उसमें सल्यूट के पार्टिकल्स हैं। क्लियर है ना बात? तो यहाँ पर एक चीज़ एविडेंट है कि ग्रेटर द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज डेल्टा पी, हायर इन द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो राइज कर जाएगा। तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि जो डेल्टा टी बी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो किस चीज़ के बराबर आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है डेल्टा पी के।
ठीक है, प्रेशर, वेपर प्रेशर में कितना उसमें जो चेंज आ रहा है। दूसरी चीज़, अगर हम डेल्टा पी को देखें तो अकॉर्डिंग टू रॉट्स लॉ जो डेल्टा पी है वो किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या पता चलता है कि जो डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। ठीक है, तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड कर दिया के, और साथ में हमने लिख दिया मोल फ्रैक्शन। ठीक, अभी हम x2 को नंबर ऑफ मोल्स में भी लिख सकते हैं, तो x2 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ है कि सोल्यूशन हमारा डिल्यूट है। अगर सोल्यूशन डिल्यूट होगा तो n2 की वैल्यू जो है वो n1 से बहुत कम होगी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर मच लेसर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूशन डिल्यूट है। तो इस वजह से हम 1 के कंपैरिजन में 2 को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी जो x2 बन जाएगा वो क्या बन सकता है, n2 अपॉन n1। तो यहाँ से हमने जो है n2 को निगलेक्ट कर दिया, तो इस वैल्यू को हम जो है आगे पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो अगर ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो क्या बन जाएगी ये वैल्यू, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, के मल्टीप्लाई बाय n2 अपॉन n1। क्लियर है बेटा। तो अगर हम n1 का फॉर्मूला लिखें, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, W1 अपॉन m1। तो ये भी वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा k इंटू n2 डिवाइडेड बाय W1 अपॉन m1। क्लियर। तो अगर हम इसको सॉर्ट आउट करें, हम ये मान के चलें कि जो W1 है अगर वो 1 kg है, तो हमारे पास जो क्वांटिटी बचेगी n2 अपॉन W1, ये क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ सोल्यूट, ध्यान से सुनिए, नंबर ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ 1 kg, तो वो क्या बन जाएगी, मोलैलिटी। ठीक है ना, तो वो मोलैलिटी की डेफिनेशन बन गई, तो हमने m लिख दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने वहाँ पर पुट कर देनी है, तो हमारे पास बन गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, और क्या बचा है हमारे पास यहाँ पर m1 इंटू m। ठीक है ना, यहाँ से हमने n2 ओवर W1 की जगह पे पुट कर दिया m स्मॉल m, और बच गया हमारे पास m1। तो यहाँ पर दो चीज़ें कांस्टेंट हैं, ठीक है, k कांस्टेंट है, ठीक, और m जो है जो मोलर मास सॉल्वेंट का वो भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जगह पे हमने एक नया कांस्टेंट पुट कर दिया के बी, तो वो हमने यहाँ पर फिर से इक्वेशन में पुट कर देना है, तो बन जाना है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट कर दिया हमने के बी इंटू एम, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। सिंपल से है, कुछ ज़्यादा इसमें ना मैथमेटिकल काम है या ज़्यादा लॉजिक है, कुछ नहीं, जस्ट वैल्यूज़ हमने इधर उधर से लाकर वैल्यूज़ पुट कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है इसके रिलेटेड, जिसके रिगार्डिंग आपको 100% न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी एग्ज़ाम में, तो वो हमने पढ़ना है अभी। तो वो फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास हम जो है सोल्यूट का भी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हम पहले यही इक्वेशन लिखेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या है, के बी इंटू एम। ठीक है, तो अभी हम मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। तो ये वैल्यू अभी हम पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगी के बी इंटू W2 ओवर M2 इंटू 1000 अपॉन W1। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीराइट कर लें, हमने M2 निकालना है जो मोलर मास है सोल्यूट का, तो हमारे लिए इक्वेशन बन जाएगी M2 इज इक्वल टू के बी इंटू W2
इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू W1। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। तो अक्सर पेपर में इसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो आपको मिलेंगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।